बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपाइलर की पहले से बहुत सारे हमारे वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अब इसको एक सिलसिलावार एक तरतीब के साथ जो है ना सारी वीडियोस को लिंक करते हैं। तो उस सिलसिले की अब ये पहली कड़ी हमने बनाई है, और जिसका उन्वान है व्हाट इज अ कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है वो आता है कंप्यूटर साइंस में ट्रांसलेटर्स की कैटेगरी में। और ट्रांसलेटर खुद एक प्रोग्राम होता है जो कि इनपुट में लेता है किसी एक लैंग्वेज को, ठीक है, और आउटपुट में जनरेट करता है अनदर लैंग्वेज, इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन अनदर लैंग्वेज। यानी कि अगर सपोज करें कि ये हमारा ट्रांसलेटर है, ठीक है, तो इनपुट में ये लेगा सोर्स लैंग्वेज को, और आउटपुट में जिसको ये जनरेट करेगा उसको हम कहेंगे टारगेट या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज को ये दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज ले लूँ सोर्स के तौर, और आउटपुट में मेरे पास आ जाए मशीन लैंग्वेज, तो आप बताइए इस ट्रांसलेटर का नाम क्या होगा। जी, बिल्कुल सही, इसका नाम होगा असेंबलर। और अगर मैं ट्रांसलेटर में ले लूं कंपाइलर, तो अब आप बताइए विच लैंग्वेज विल सर्व एज द सोर्स एंड व्हाट विल बी द टारगेट लैंग्वेज। जी जनाब, तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी लैंग्वेज, जावा वगैरह, तो हाई लेवल लैंग्वेज इसका होगी सोर्स, और इसका टारगेट क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो क्योंकि असेंबलर तो आपके पास बिल्ट इन मौजूद है ना, जो असेंबली को मशीन में ट्रांसलेट कर देता है, तो ये जिम्मेदारी कंपाइलर क्यों ले, ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा और असेंबली लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देगा। तो अब आपको समझ में आया कि कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेटर की एक किस्म है जिसका सोर्स लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सी जावा टाइप की, और उसका जो आउटपुट है वो असेंबली लैंग्वेज है। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है, आमतौर पर ये सवाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, कंपाइलर जो होता है वो सोर्स प्रोग्राम को पहले कंप्लीटली टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड में। उसके बाद जब आप उस ऑब्जेक्ट कोड को रन करते हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर जो भी इनपुट देंगे तो वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, जो भी उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी है। लेकिन आपके पास इंटरप्रेटर में ये होता है कि अगर प्रोग्राम में एरर मौजूद है तो भी ये प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा, और जहां पहला एरर मिलेगा वहां पर ये प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये इंटरप्रेटर आपने शुरू ही में जो है ना प्रोग्राम देखिए रन होना शुरू हो गया, और इसको आप जो डाटा दे रहे हैं उसको ये आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, जहां पर पहला एरर मिलेगा वहां ये रुक जाएगा। लेकिन कंपाइलर जो है वो तब तक प्रोग्राम आप रन नहीं कर सकते जब तक हर एरर उसमें से ना निकल जाए, यानी जब तक आप तमाम एरर्स को रिमूव ना करते हैं तो टारगेट प्रोग्राम जनरेट नहीं होगा। और यहाँ ये कि प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा, जहां पहला एरर मिलेगा तो वहां इंटरप्रेटर रुक जाएगा। तो एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट appears टू एग्जीक्यूट अ सोर्स प्रोग्राम एज इफ इट वर मशीन लैंग्वेज। ये जो है ना इंटरप्रेटर, आपको ऐसा लगेगा कि ये इसने रन करना शुरू कर दिया प्रोग्राम को, इररेस्पेक्टिव क्या एरर है कि नहीं, वो रन करना शुरू कर देगा वन बाय वन, जहां एरर मिलेगा वहां पर ये रुक जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लें, क्योंकि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी ये पहली वीडियो है कंपाइलर के हवाले से। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि जो कंपाइलर टर्म है ना, ये सबसे पहले किसने यूज की, किसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कंप्यूटर साइंस में, तो उस बंदे का नाम है ग्रेस मरे हॉपर। तो ग्रेस मरे हॉपर ने कॉइन की ये टर्म कंपाइलर 1950s में, क्योंकि 1950s में ये होता था कि प्रोग्राम जो है ना वो पहले से जो हमारे पास रूटीन्स अवेलेबल होती थी बाइनरी कोड में, उनको जमा करके प्रोग्राम बनता था। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे दो इनपुट्स रिक्वायर्ड है, उसके बाद आपको एडिशन करनी है, फिर आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट की एक रूटीन आ गई, ये इनपुट की दूसरी रूटीन आ गई, उसके बाद सपोज करें सम की रूटीन आ गई, और यहाँ पे आउटपुट की रूटीन आ गई। तो ये क्या किया आपने, कंपाइल करके, यानी इसको कलेक्ट करके एक तरतीब के साथ आपने एक प्रोग्राम की शक्ल दे दी। तो इस तरह से जो है ना प्रोग्राम कैसे बनता था, पहले से आपके पास मशीन कोड की जो रूटीन्स लिखी हुई अवेलेबल होती थी उनको आप जमा कर देते थे एक तरतीब के साथ, और एक प्रोग्राम की शक्ल बन जाती थी। ये तरीकाकार था प्रोग्राम बनाने का 1950s में, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को ले और उसको
ट्रांसलेट करे मशीन कोड्स में। इस तरह की हमारे पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो कंपाइलेशन का तो मतलब आप समझते हैं ना, टू कलेक्ट समथिंग। कंपाइल का मतलब है टू कलेक्ट समथिंग। तो इस तरह से ये कलेक्शन होती थी। जब 1950s के लेट में, यानी 1958-59 में पहला कंपाइलर सामने आया, वो किस लैंग्वेज का कंपाइलर था जो सबसे पहला बना है और पब्लिकली यूज हुआ है? तो वो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज थी फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान का जब कंपाइलर पहली दफा सामने आया है, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, फॉर्मूला ट्रांसलेटर का। तो 1958-59 में जब फोर्ट्रान का कंपाइलर सामने आया, तब हम इस काबिल हुए कि कोई हाई लेवल इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज हम इस ट्रांसलेटर को दे रहे हैं और वो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है। यानी हम अपनी जबान में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और ये ट्रांसलेटर जिम्मेदार है, फोर्ट्रान का कंपाइलर, कि वो उसको मशीन कोड में ट्रांसलेट कर दे। ठीक है। तो बाकायदा ट्रांसलेटर तो वजूद में आ गया, लेकिन प्रोग्राम बनाने की स्ट्रेटेजी के लिए जो टर्म इस्तेमाल होती थी कंपाइलर, वो ही कंटिन्यू होती रही। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ कि टर्म वही इस्तेमाल होती रही कंपाइलर की, हालांकि अब ट्रांसलेटर बन चुका। लेकिन जो प्रोग्राम बनाने की स्ट्रेटेजी 1950s के शुरू में और ग्रेस मर्रे हॉपर ने जो टर्म यूज की कंपाइलर, फिर वही कंपाइलर की टर्म जो है ना, वो कैरी ऑन होती रही और आज तक इस्तेमाल होती है। हालांकि अब कंपाइलेशन नहीं हो रही है, अब बेसिकली ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन टर्म जो इस्तेमाल हो रही है वो क्या है? वो कंपाइलेशन है। ठीक है, थैंक यू वेरी